हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेड एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़े थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं नोट्स के साथ और प्लस एनसीईआरटी के साथ। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, मैं बताया था कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 70% जो CO2 होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें से 20 से 25% जो CO2 होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन यानी कि RBC ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन से जब मिलता है CO2 तो क्या बनता है, अभी इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और बाकी जो बच गया 7% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 7% CO2 डिजॉल्व स्टेट यानी कि प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि जो 20 से 25% CO2 है और 70% CO2 है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, चलिए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, यानी कि 20 से 25% वाला। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यानी कि जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता था, वो उसी तरह से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यहाँ पे बनेगा। तो कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, तो अबाउट 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे बनता है, तो CO2 हीमोग्लोबिन से जब मिलेगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। ओके, अब इसका बाइंडिंग जो होता है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है ये मेजर फैक्टर होता है जो इसके बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा। ओके, देखिए, पार्शियल प्रेशर CO2 जब ज़्यादा रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ज़्यादा बढ़ेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो ज़्यादा रहेगा तो कम बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू में देख लेंगे, उसके बाद एल्वियोलाई में देख लेंगे, क्योंकि कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे CO2 हो, वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है, तो एल्वियोलाई से टिश्यू के पास और टिश्यू से फिर से एल्वियोलाई के पास, ठीक है। तो चलिए पहले प्रेशर देख लेते हैं। तो क्या बताया था कि लंग्स यानी कि एल्वियोलाई लंग्स का यूनिट है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर मैक्सिमम है 104 mmHg होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, कम होता है। और टिश्यू में CO2 बनता है तो टिश्यू में प्रेशर ज़्यादा है 45 mmHg, और ऑक्सीजन का प्रेशर कम है 40 mmHg है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया टिश्यू, तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। ये दोनों फैक्टर फेवरेबल है किसके लिए, मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि टिश्यू साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जब मिलेगा बार बार तो बनेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, अब एल्वियोलाई में देख लेते हैं। तो यहाँ से बाइंड हो जाएगा और बाइंड होके CO2 हीमोग्लोबिन के साथ आ जाएगा ब्लड वेसल से होते हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिश्यू में हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर ब्लड है। तो ये ब्लड RBC लेके आएगा CO2 को यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया और CO2 का क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना है, और CO2 निकल जाएगा, वो CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो गया, कम हो गया, और ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो गया, जो अभी मैंने दिखाया। तो ये किसके लिए फेवरेबल होता है, तो डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बना था वो टूटेगा और टूट के यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दैट इज, देखिए लिखा है दैट इज CO2 इज डिलीवर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, टिश्यू टू एल्वियोलाई, टिश्यू से एल्वियोलाई के पास CO2 आ जाता है। ओके, तो ये तो हीमोग्लोबिन की बात हो गया भाई कि 20 से 25% हीमोग्लोबिन ने जो CO2 को ट्रांसपोर्ट किया। अब हम लोग पढ़ेंगे 70% जो बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, चलिए, तो सेकेंड देखते हैं हम लोग एज बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में किस तरह से CO2
ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये मैं बना दिया बाइकार्बोनेट आयन का फार्मूला लिख दिया, ठीक है। देखिए आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आरबीसी कंटेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम का काम क्या होता है अभी बता रहे हैं। ये एंजाइम थोड़े बहुत मात्रा में प्लाज्मा के अंदर भी होता है, ठीक है। यही एंजाइम कार्बोनिक एसिड यानी कि बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। चलिए देखिए अब आ गए टिश्यू साइड पे। तो टिश्यू साइड पे अगर देखा जाए तो टिश्यू साइड पे क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। तो रिस्पायरेशन होगा टिश्यू साइड पे तो CO2 बनेगा, यानी कि टिश्यू साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तो CO2 डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, प्लाज्मा एंड आरबीसी के अंदर। देखिए इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए पहले एक फिगर हम लोग देखते हैं। देखिए हम जो भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ये जो फिगर हम दिखाते हैं आपको, जो आप नोट्स ये बनाएंगे उस फिगर को भी ये लिखेंगे, ठीक है। मैं एक पेज पे इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको आसानी से दिखाने में ईजी रहेगा, आसान रहेगा, ठीक। चलिए देखिए तो इसको देखते हैं, समझते हैं। तो ये हमारा लंग्स हो गया और ये है ब्लड वेसल, जो ये पूरा देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर में जो बनाया हो ये ब्लड वेसल हो गया, और ये हो गया टिश्यू, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना है। तो चलिए सबसे पहले टिश्यू में देखते हैं कि टिश्यू के अंदर ये सेल है, ये हो गया सब टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर सेल हो गया, और सेल के अंदर होता है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगा तो CO2 बनेगा। अब यही CO2 जो है वो टॉक्सिक है। अब इस CO2 को जो है टिश्यू से, बॉडी से बाहर निकालना भाई। तो CO2 का कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर ज़्यादा है। तो जब CO2 ज़्यादा रहेगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे गैस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ से CO2 डिफ्यूज होके इस ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है। अब इस ब्लड वेसल में ब्लड होगा और ब्लड के अंदर ब्लड सेल होगा, RBC WBC जो भी होगा। तो RBC के बारे में यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि RBC के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। तो CO2 जो है आ गया ब्लड वेसल के अंदर, कहाँ से, टिश्यू से, ब्लड वेसल में आ गया। अब ये CO2 RBC के अंदर जाएगा, ये है RBC, ये जो मैं बनाया हूँ ये क्या बनाया हूँ, RBC। तो RBC के अंदर आ गया CO2। तो CO2 जैसे ही RBC के अंदर आएगा, तो मैं बताया था कि RBC के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 को वाटर से मिला देगा और यहाँ पर बन जाएगा H2CO3, ये है कार्बोनिक एसिड। और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा, एसिड जो होता है तुरंत डिसोसिएट होकर H+ आयन बाहर निकाल देता है, क्योंकि एसिड का प्रॉपर्टी होता है H+ आयन देना। तो यहाँ से टूट के H+ आयन और प्लस HCO3- बन जाएगा, यही बाइकार्बोनेट आयन है। तो देखिए ये बनाया हूँ मैं RBC। अब ये बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज होकर RBC से बाहर निकल गया, अब प्लाज्मा के अंदर आ गया। तो ये ब्लड वेसल है और RBC के बाहर ये जो लिक्विड होगा ये प्लाज्मा कहलाएगा। तो प्लाज्मा में आ गया और फिर से प्लाज्मा से RBC के अंदर इंटर, फिर ये RBC में बना दिया यहाँ पे। तो फिर से प्लाज्मा से RBC के अंदर इंटर करेगा बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही RBC के अंदर इंटर किया तो RBC के अंदर H+ आयन तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा था, H+ आयन होगा। और फिर से ये बाइकार्बोनेट आयन H+ आयन से मिलेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस दोनों को मिला के फिर से बना देगा कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जैसे बनेगा तो इस बार इस तरह से टूटेगा, यानी कि इसका जो CO2 है वो बाहर हो जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही CO2 बाहर हुआ, ये डिफ्यूज होकर यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ CO2 कम है, यानी कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। CO2 आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो यहाँ पे 45 mmHg प्रेशर होगा, यहाँ पे 40 mmHg है, तो ज़्यादा से कम की तरफ CO2 चला जाएगा और CO2 तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है CO2 का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए तो क्या मैं बताया कि एट टिश्यू साइड पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब CO2 का जैसे प्रेशर ज़्यादा हुआ तो CO2 डिफ्यूज हो गया किसमें, प्लाज्मा एंड RBC में। देखिए CO2 ज़्यादा हुआ तो प्लाज्मा एंड RBC के अंदर आ गया, और जैसे ही RBC के अंदर आया तो RBC में क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। तो ये CO2 वाटर से मिलके H2CO3 बनाया और H2CO3 ब्रेक होके, यहाँ पे देखिए H2CO3 ब्रेक होके H+ एंड HCO3- बना लिया। ओके चलिए ये हो गया। अब एल्वियोलर साइड पे आ जाते हैं। तो एल्वियोलर साइड पे अगर देखा जाए तो यही रिएक्शन रिवर्सिबल मैनर में होने लगता है, उल्टा होने लगता है। क्यों उल्टा होने लगता है, क्योंकि एल्वियोलर साइड पे पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एल्वियोलाई साइड पे CO2 का प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, रिएक्शन प्रोसीड इन
तो रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगेगा। उल्टा डायरेक्शन मतलब यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसको रिएक्शन को उल्टा यहाँ पे मैं लिखा हूँ। उल्टा डायरेक्शन मतलब कि ये H+ आयन फिर से HCO3 से मिलेगा तो H2CO3 बना लेगा। यहाँ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काम करेगा और फिर से यही H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही CO2 और वाटर बना लेगा और CO2 फिर से लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये जो H+ आयन है HCO3 से मिला कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, तो फिर से HCO3 बन गया और फिर यही HCO3 ब्रेक होगा तो H2O और CO2 निकल जाएगा और CO2 फिर से रिलीज हो जाता है बाहर। देखिए यहाँ पे HCO3 RBC के अंदर आया, H+ से कार्बोनिक एनहाइड्रेट से मिला, H2CO3 बना, फिर CO2 और H2O बन गया और यही CO2 बाहर निकल जाता है, रिलीज आउट हो गया। ओके, अब देखिए 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता 4 ml ऑक्सीजन 4 ml CO2 टू एल्वियोलाई। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता था? तो 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता था। यहाँ पे 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml CO2 टू एल्वियोलाई। ओके, तो ये हम लोग पढ़ लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में भी। ओके, चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा भाई। ओके, चलिए देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन। CO2 को हीमोग्लोबिन कैरी करता है किस फॉर्म में? तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। मैं बताया था कि CO2 जब किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। कितना परसेंट कंबाइन होता है भाई? तो 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर CO2 यानी कि CO2 का जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो CO2 ज़्यादा बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। और देखिए लिख रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट दिस बाइंडिंग, यानी कि ये मेजर फैक्टर है। इस पर अंडरलाइन करेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेजर फैक्टर होता है इस बाइंडिंग को इफेक्ट करने के लिए। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो CO2 कम बाइंड करेगा और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो CO2 ज़्यादा बनेगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जब कम होगा तो CO2 का ज़्यादा हो जाएगा। CO2 को पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करेगा। ओके, अब देखिए तो ये मेजर फैक्टर हो गया। लिख रहा है कि व्हेन PCO2 इज़ हायर एंड PO2 इज़ लो। देखिए ये पार्शियल प्रेशर CO2 और ऑक्सीजन दोनों अपोजिट होता है, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। तो लिख रहा है कि PCO2 जब ज़्यादा होगा और PO2 जब कम हो जाएगा, जिससे कि टिश्यू साइड पे होता है ऐसा, मैं बताया था कि टिश्यू साइड पे। तो देखिए यहाँ पे ये टिश्यू हो गया तो यहाँ पे PO2 क्या है? कम है और PCO2 ज़्यादा है। तो कह रहा कि जब PO2 क्या हो जाए कम हो जाए और PCO2 ज़्यादा हो जाए तो मोर बाइंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग होगा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कि ज़्यादा बनेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। वेयर एज लिख रहा है कि PCO2 इज़ लो। अब लंग्स यानी कि एल्वियोलाई में आ जाएंगे तो CO2 का प्रेशर कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो लिख रहा है व्हेन PCO2 इज़ लो एंड PO2 इज़ हाई, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया इन एल्वियोलाई। ये कहाँ पे होता है? ऐसा एल्वियोलाई में होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन होगा किसके लिए? डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है वो टूटेगा और टूट के CO2 बनाएगा। ठीक है, तो देखिए लिख रहा है कि डिसोसिएशन होगा, यानी कि ये टूटने लगेगा, यानी कि ये ब्रेक होने लगेगा ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से टूट के CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, कहाँ पे? टिश्यू साइड एल्वियोलाई साइड यानी कि लंग साइड पे। दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर टू एल्वियोलाई, यानी कि जो हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड किया वो कहाँ से कहाँ डिलीवर होता है? तो टिश्यू से टिश्यू टू एल्वियोलाई। ठीक है, फ्रॉम हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड टू एट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास आ गया और एल्वियोलाई में CO2 जो निकलेगा उसको फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, चलिए हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि मैं आपको नोट्स के फॉर्म में बता चुका हूँ। देखिए नोट्स ज़रूरी है, उसको पहले बनाइए आप लोग, उसके बाद इसको पढ़िए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन नीट का या बोर्ड का इसी एक एनसीईआरटी बुक से आता, फिर भी
पूरे में जितना नंबर का आता है पूरे हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पैराग्राफ के बारे में दिया है, लाइन टू लाइन कहानी की तरह लिख दिया है और इस सीक्वेंस से याद नहीं हो पाता। तो जो नोट्स मैं बनाता हूँ वो एक एक सीक्वेंस से बनाता हूँ और उसको पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा और सभी क्वेश्चन आपका सही होगा। ओके, चलिए अब देखिए आरबीसी लिख रहा है कि कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इसका माइन्यूट, ध्यान दीजिएगा, माइन्यूट क्वांटिटी जो होता है वो आल्सो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एंजाइम क्या करता है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है आरबीसी के अंदर है। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? आरबीसी के अंदर हो रहा है। तो क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी में है, प्लाज्मा में भी थोड़ा बहुत है, तो मैक्सिमम रिएक्शन ये आरबीसी के अंदर होता है। CO2 को वाटर से कंबाइन करता है तो H2CO3 बन जाता है और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर से इस H2CO3 को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, तो HCO3 माइनस और H+ आयन निकल जाएगा क्योंकि ये एसिड है और एसिड H+ आयन निकालेगा, बन गया बाइकार्बोनेट आयन। अब क्या हुआ देखिए, एट टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। टिश्यू में बताया था कि बार बार रिस्पायरेशन होगा तो CO2 का प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो CO2 का प्रेशर जब ज़्यादा है तो ड्यू टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक मतलब तोड़ने वाला रिएक्शन। ये मेटाबॉलिज्म में दो तरह का रिएक्शन होता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, देखिए मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह का रिएक्शन होता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, एक कैटाबॉलिक। जो सिंथेटिक रिएक्शन होता है उसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और जो तोड़ने वाला रिएक्शन होता है उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो जो रिस्पायरेशन है उसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो तोड़ने वाला रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया भाई। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 गैस बनने लगता है और यही CO2 गैस जो होता है वो रिलीज होता है। तो लिख रहा है कैटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर आ गया, आरबीसी में आ गया, प्लाज्मा में आ गया, एंड फॉर्म HCO3 माइनस और H+ आयन बना लिया। ठीक है, देखिए फिर से इसको दिखा देता हूँ एक बार कि कैटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ तो CO2 बना, CO2 आ गया ब्लड वेसल के अंदर, ये पूरा ब्लड वेसल है। ठीक है, अब ब्लड वेसल में आरबीसी होगा तो आरबीसी में डिफ्यूज होकर गया, वाटर से मिला कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो H2CO3 बना, ये फिर से ब्रेक हुआ तो H+ और HCO3 माइनस बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन फॉर्म HCO3 माइनस और H+ आयन बन गया। अब देखिए लिख रहा है कि एट एल्वियोलर साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो हो गया, क्योंकि एल्वियोलाई में प्रेशर कम होता है, 40 mmHg होता है CO2 का। रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगेगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा भाई कि फॉर्मेशन होगा CO2 NH2 होगा, यानी कि HCO3 माइनस H+ से मिल गए कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 बनाएगा और फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 CO2 और वाटर बना लेगा, तो CO2 और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आया, यानी कि फिर से ये HCO3 जो बाहर निकला था आरबीसी के अंदर इंटर करेगा और हाइड्रोजन से मिलेगा, फिर H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, CO2 बाहर निकल गया और यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख रहा है कि 10 CO2 ट्रैप एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल। ठीक है, देखिए CO2 को टिश्यू लेवल पे, यानी कि ये टिश्यू लेवल है, किस फॉर्म में ट्रैप किया गया CO2 को? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैप किया गया। तो ट्रैप एट बाइकार्बोनेट आयन एट टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वेलाई इज रिलीज आउट एज CO2, और एल्वेलाई के पास जब आया यही तो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, फिगर जो आपको मैं दिखा चुका यहाँ पे ये फिगर। अब देखिए लिख रहा है कि एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता कितना? 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वेलाई। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता था टिश्यू को, तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करेगा 4 ml CO2 टू एल्वेलाई। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं। ओके, अब इसमें 2 टॉपिक और बच रहा, फिर अगले वीडियो में उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू।